हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिनटॉक इंडिया, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। एंड इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट हाउ डू वी ब्रीथ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस चैप्टर में और जो इंपॉर्टेंट बाकी टॉपिक्स हैं उन सभी के लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिनटॉक इंडिया चैनल में। But before we start today's class, here is a short introduction about me. So today's topic of discussion is how do we breathe, and we are going to study about human respiratory system. हम नाक से सांस लेते हैं through our nose, और अंदर जाके वो एक्चुअली कहाँ पहुँचता है, वहाँ से फिर कैसे वो बॉडी के हर एक सेल्स में पहुँचता है, हम वो पढ़ने वाले हैं। So before we proceed, first we have to see what are the different organs which are associated with human respiratory system. रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है और ऑक्सीजन ब्रीदिंग से आता है। दैट इज़ वाई ब्रीदिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन रेस्पिरेशन प्रोसेस। देयर आर मेनी ऑर्गन्स दैट टेक पार्ट इन दिस प्रोसेस, एंड इन सभी ऑर्गन्स को एक साथ एक सिस्टम में रखा जाता है, जिस सिस्टम का नाम रेस्पिरेटरी सिस्टम है। Let us see what are the main organs of human respiratory system. First organ is the nose, the very known thing, जो हम सबको पता है, हमारे नाक, जिसमें 2 छेद होते हैं, जिस छेद से ही हम ऑक्सीजन को हमारे बॉडी के अंदर लेते हैं, और उस छेद के अंदर से जो पैसेज होता है, जो रास्ता होता है, उसे हम नेसल पैसेज बोलते हैं। आगे चल के ये ऑक्सीजन एयर हमारे गले के अंदर से गुजरता है। इस गले के एरिया को, जिसे हम वैसे तो आम भाषा में थ्रोट बोलते हैं, हमारा गला, इसे साइंस के लैंग्वेज में फेरिंग्स कहा जाता है। दैट इज PHARYNS, फेरिंग्स। हमारे मुंह के अंदर का जो कैविटी है, दैट इज द बकल कैविटी विच यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 2. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओरल कैविटी. दिस ओरल कैविटी ऑल्सो ओपन्स इनटू द सेम एरिया. इसीलिए कभी कभी जब सर्दी के टाइम हमारी नाक बंद होती है, हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं, बिकॉज द पाथ इज द सेम थिंग ओनली. लेकिन फूड कभी भी विंड पाइप के जरिए लंग्स तक नहीं पहुंचता, क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैप जैसा, मस्कुलर फ्लैप दरवाजे की तरह होता है, फूड को विंड पाइप में एंटर करने से प्रिवेंट करता है। हमारे गले से होकर विंड पाइप में एंटर करता है। विंड पाइप का नाम है ट्रैकिया, दैट इज TRACHEA. इस ट्रैकिया के ऊपर वाले पोर्शन में, द अपर पोर्शन ऑफ द ट्रैकिया हैज अ वॉइस बॉक्स. इट इज कॉल्ड लैरिंग्स, जिसमें से हमारे गले की आवाज निकलती है। आगे चल के ये जो विंड पाइप है, ट्रैकिया, this opens into 2 small tube-like structures, one in the left side and another in the right side at the lower end, which are called the bronchi. BRON, bronch, CHI, chi. ये 2 है, इसीलिए ये जो शब्द है ये प्लूरल शब्द है। अगर आप एक की बात करेंगे तो उसे हम ब्रोंकस बोलेंगे इन सिंगुलर फॉर्म. सो बिकॉज वी ऑलवेज कंसिडर देम एज अ पेयर, 2 में हम कंसिडर करते हैं, तो हम ब्रोंकाई ही लिखेंगे हमारे नोटबुक में. After that, the 2 bronchi are connected to the 2 lungs, one in the left side and another lung at the right side. Lungs को भी हम left lung and right lung बोल के डिनोट करते हैं. प्लूरल में हम S लगा के lungs लिखेंगे. अब चलते हैं एक ब्रोंकस की तरफ. ये ब्रोंकस आगे चल के पेड़ के ब्रांचेस जैसे और भी छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होता है, और इन्हीं बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स का नाम है ब्रोंकियोल्स. BRON, ब्रोंक, CHI, की, OLES, ओल्स. अब ये ब्रोंकियोल्स जहाँ पे खत्म होते हैं, दैट इज द स्मॉलेस्ट ब्रैंकियोल, वेयर दे एंड, दे हैव टाइनी एयर सैक्स. छोटे छोटे पाउच जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ पे, जिनका नाम है alveoli, ALVEOLI. So the pouch-like air sacs at the end of the bronchioles are called as alveoli. These are the places where oxygen gets collected. अब इन alveoli के जो walls होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं. The walls of the alveoli are very thin, और वो surrounded है बहुत सारे blood capillaries के द्वारा. ब्लड कैपिलरीज कुछ पतले पतले पाइपलाइन होते हैं जिनके अंदर से ब्लड पास होता है, और इसीलिए एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ब्लड में इन्हीं कैपिलरीज के द्वारा डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर यही ब्लड आगे चल के ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं. सेम तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन के द्वारा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को भी ब्लड अपने अंदर से ट्रैवल करके यहाँ तक लाता है एल्वेलाई तक, और फिर थ्रू एल्वेलाई वो वापस
उल्टे रास्ते से रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा हमारे नाक से बाहर चले जाते हैं। सो हियर द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक्स प्लेस, और वी कैन से दैट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना एक्चुअली हैपन्स थ्रू द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई। इसके बाद हमारी ब्रीदिंग में एक और ऑर्गन हमारी हेल्प करता है और वो है डायफ्रैग्म नाम का एक पतला सा मस्क्यूलर शीट जो हमारे चेस्ट कैविटी के बिल्कुल नीचे रहता है। ये मसल का बना हुआ होता है, हुज नेम इज DIA डाया, PHRA फ्रै, GM गम, डायफ्रैग्म। सो नाउ लेट अस क्विकली रिवाइज कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। थ्रू आवर नोज वी टेक इन द एयर which is rich in oxygen. The air passes through the nasal passage, the larynx, that is our voice box. It passes through the trachea, जिसे हम wind pipe भी बोलते हैं. Then it reaches the bronchi. Bronchi के बाद air bronchioles में जाके पहुंचता है. And then from the bronchioles, the air enters into the alveoli, which are the tiny एयर सैक्स। एल्वियोलाई टाइनी ब्लड वेसल्स से सराउंडेड होते हैं जिनमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होते हैं। एल्वियोलाई के अंदर का ऑक्सीजन इन्हीं ब्लड कैपिलरीज के द्वारा ब्लड में एंटर करता है और फिर पूरे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड जिस जिस ऑर्गन पे जाता है, हर एक ऑर्गन के हर एक सेल के अंदर उस ऑक्सीजन को वहां पे डिफ्यूज कर देता है और वहां पे सेल इस ऑक्सीजन को लेके रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंडक्ट करता है एंड देन इट रिलीजेस द एनर्जी। हमारे ब्लड के अंदर भी बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स मौजूद है, जिनमें से एक टाइप के सेल्स को रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। इन्हीं रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट मौजूद होता है जो आयरन का बना हुआ होता है, इसलिए हमें आयरन रिच फूड खाना पड़ता है जिससे कि हमारे बॉडी में आयरन की कमी ना हो। हीमोग्लोबिन बिल्कुल कटोरी मान लीजिए एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन बैठ के फिर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। सो दैट इज वाई ऑक्सीजन इज कैरीड बाय दिस रेड पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। अब क्योंकि हमारे लंग्स, हमारा हार्ट, ये सब सॉफ्ट ऑर्गन्स है, बहुत ही नरम है एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, तो उसे कवर करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्केलेटन सिस्टम में ये रिब केज होते हैं विच कवर्स द सॉफ्ट ऑर्गन्स, दैट इज द लंग्स एंड द हार्ट इन आवर चेस्ट कैविटी। हमारे बॉडी का ये जो पोर्शन होता है स्क्वायर एरिया, दिस इज कॉल्ड द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी को दोनों तरफ रिब्स कवर किए हुए रहते हैं और सबसे नीचे वाला रिब जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे एक मस्क्यूलर शीट होता है जिसका नाम है डायफ्रैग्म। डायफ्रैग्म फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड आवर ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्रैग्म एंड द रिब केज इन द चेस्ट कैविटी। When we are inhaling, हम हमारे बॉडी में ऑक्सीजन, एयर को अंदर डाल रहे हैं, तो उस केस में हमारे चेस्ट कैविटी में स्पेस बनना चाहिए, तो उस वजह से जो रिब्स होते हैं वो ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ एक्सपैंड होते हैं और जो डायफ्रैम होता है वो डाउनवर्ड्स मूव करता है जिससे कि चेस्ट कैविटी में जगह बन सके हवा आने के लिए। दिस मूवमेंट ऑफ रिब्स टू अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड द मूवमेंट ऑफ डायफ्रैम डाउनवर्ड्स increases the space in our chest cavity and air rushes into the lungs and the lungs get filled with air। और उसी का उल्टा जब एक्सेलेशन होता है, अंदर की हवा बाहर जाती है, तब जो रिब केज होते हैं वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ मूव होते हैं और नीचे का जो डायफ्राम होता है वो ऊपर की तरफ मूव होता है ताकि अंदर का जो हवा है वो आसानी से बाहर निकल सके। दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी का साइज कम हो जाता है और जिससे कि हवा बाहर पुश आउट हो जाता है। द एयर पुशेस आउट ऑफ द लंग्स वेरी इजीली। हम सांस लेते टाइम अगर अपने हाथ को हमारे पेट में और चेस्ट के ऊपर रखें तो हमारे बॉडी के रिबकेज के इस मूवमेंट को फील कर पाएंगे। नाउ द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप ऑफ अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स, धूल, मिट्टी, स्मोक एक्सेट्रा होता है जो हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं है। तो इससे बचने के लिए हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल मौजूद होते हैं। देयर आर द हेयर प्रेजेंट इनसाइड आवर नेजल कैविटी एंड दीज हेयर ओनली ट्रैप ऑल द डस्ट एंड स्मोक, जिससे कि ये डस्ट और स्मोक हमारे बॉडी के अंदर लंग्स तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन कभी कभी कोई छोटा डस्ट पार्टिकल बाई चांस अगर हेयर से बचता हुआ अंदर आ जाए तो उससे हमारी नेज़ल कैविटी में थोड़ा इरिटेशन होता है जिससे हमें छींक आने लगती है। और छींक हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारे नाक के अंदर जो मैल है वो बाहर आ जाता है अलॉन्ग विथ अ ग्रेट
पुश ऑफ एयर। ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारा चेस्ट कैविटी साइज में बढ़ जाता है क्योंकि ये एक्सपैंड हो रहा है, अंदर ऑक्सीजन आ रहा है। एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन हमारा चेस्ट कैविटी डिक्रीज हो जाता है साइज में क्योंकि अंदर की हवा बाहर जा रही है। तो इसी साइज के बड़े होने और डिक्रीज होने के मेजरमेंट को हम मेजर कर सकते हैं मेजरिंग टेप से इन आवर एक्टिविटी 6.4। वी विल टेक ए डीप ब्रेथ। जितना सांस हम अंदर ले सकते हैं, एक्सपैंड होता है हमारा चेस्ट, उसे आप मेजरिंग टेप से मेजर कीजिए और फिर उस ऑब्जर्वेशन को 6.2 टेबल में लिखिए। सो आई होप अब तक आप समझ चुके हैं कि हमारे लंग्स कैसे ब्रीथ करते हैं, लेकिन इसे और अच्छे से समझने के लिए हमारे पास एक मॉडल है फ्रॉम एक्टिविटी 6.6। दैट इज़ हम लंग्स का मॉडल बनाएंगे कुछ प्लास्टिक बॉटल, बलून एंड स्ट्रॉ का यूज़ करके, जिससे कि हमारे पास और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि नीचे जो डायफ्राम रहता है चेस्ट कैविटी के नीचे, वो कैसे काम करता है अलॉन्ग विद द लंग्स, और हवा कैसे अंदर आती है और कैसे पुश आउट होती है। तो ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट 5 वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, वी विल मीट वेरी सून। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।